1811 4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। नमस्कार। देश की राजधानी से आपका हार्दिक स्वागत है उस विशेष कार्यक्रम में जिसका दूरदर्शन भारती पर आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं और जिसमें आप सुनेंगे मेरी बात। और हम यही चाहते हैं कि हम भी सुन पाएं आपकी बात टेलीफोन के जरिए। थोड़ी देर में हम आपको अपने टेलीफोन नंबर उसकी जानकारी देंगे ताकि आप भी प्रश्न पूछ सकें आज के खास विषय पर। आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। कॉलेज में पहला कदम, नए सपने, नई चुनौतियां। हमारे साथ हमारे 4 विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमेशा की तरह आपका परिचय इनसे पहले करवाते हैं। सबसे पहले मिलिएगा प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र से, जो बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं और भूतपूर्व वाइस चांसलर, उपकुलपति भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी के। बहुत माने हुए इंसान हैं, बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं अबाउट हायर एजुकेशन। प्रोफेसर मिश्र का हम स्वागत। हमारे दूसरे विशेष मेहमान हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह, जो प्रिंसिपल हैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के दिल्ली विश्वविद्यालय। और हमारे तीसरे मेहमान इज अ बिट अनयूजुअल। ये बहुत ही सीनियर सिविल सर्वेंट है, लेकिन उसके साथ साथ लेखक हैं, कवि हैं और आप हैं श्री यूकेएस चौहान। नाम बता दूं फिर ताली बजाइएगा, अच्छा रहेगा। और हमारे चौथे मेहमान हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ। कुछ ही सालों की बात है कि मैं भी कॉलेज में गया था। बहुत सारे सालों की बात है जब हम लोग वहां गए थे और हमारे साथ, हमारे दिल में भी, हम सब के मन में कुछ उस समय आकांक्षाएं थी, कुछ इच्छाएं थी, कुछ उमंगें थी, कुछ तिरंगे थी। आज के नौजवानों में जो कॉलेज में पहला कदम रख रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ढेर सारे हमारे छात्र जो विभिन्न कॉलेजों से यहाँ पे आए हैं। आप लोग कमला नेहरू कॉलेज से हैं और आप लोग श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी हैं। अपने लिए ताली बजाएं। इतना आप सबको बता दें कि आज का जो ये विशेष कार्यक्रम है, हम हमारे मौजूद जो यहाँ विशेष मेहमान हैं जो कॉलेजेस से आए हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि परिवर्तन किस प्रकार का हुआ है एजुकेशन में, पढ़ाई में। आज जो यूनिवर्सिटी में माहौल है वो किस प्रकार बदला है। और आप सबको जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं भारत में और विदेशों में, आप हमारा टेलीफोन नोट कर लीजिएगा। यदि आप हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन की तरफ देखते रहिएगा। हमारा टेलीफोन नंबर अभी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं 011-2309-7523। इस नंबर के जरिए हम आपकी बात सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे मौजूद छात्रों से, अगर आप अनुमति दें। एक प्रश्न आप सबसे, मैं आपसे कई प्रश्न पूछूंगा। अगर आपने गलत जवाब दिया तो हम आपको इनाम नहीं देंगे, लेकिन अगर आपने सही जवाब दिया तो भी हम इनाम नहीं देंगे आपको, केवल तालियां बजाएंगे। मेरे हाथ में माइक्रोफोन है, आप लोग अपना हाथ खड़ा कर दीजिएगा और ये माइक्रोफोन आपके पास जाएगा, लेकिन कार्यक्रम के बाद लौटा दीजिएगा, घर मत ले जाइएगा, पैसे मुझे भरने पड़ेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न आप सबके लिए, क्या आपको इस बात का अंदाज है कि दुनिया भर में कितने विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटीज हैं? लगभग 2000, लगभग 4000
या लगभग 9,000? ये कौन बताना चाहता है? लीजिए, आप बताना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आपको दे। अभी रुकिए रुकिए रुकिए, पहले मुस्कुराइए, फिर अपना नाम बताइए। शशांक विक्रम सिंह। अब गैस करिए। लगभग 9,000। लगभग 9,000। जानते हैं जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है, आपने सही कहा। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लगभग 9,000 विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में है, और इसमें से हमारे देश भारत में कितने हैं? लगभग 100, लगभग 200, लगभग 350। कितने होंगे? ये जरा मैडम को माइक्रोफोन दीजिएगा, इन्होंने हाथ बहुत जल्दी ऊपर किया था। आप जरा जरा मुस्कुराइएगा। हाँ। और जरा वो कैमरा की तरफ देखिए सामने। ये हुई ना बात, क्या प्रोफाइल है। आप जरा बताइए आपका नाम। I am Dr. Usha Gar. And you're a teacher, Dr. Yeah. Usha Gar. Yes. Tell me, how many universities do you think we have in India? लगभग 350। लगभग 350। ये जो इन्होंने जवाब दिया ये भी बिल्कुल सही है। All right. प्रोफेसर मिश्रा, 350 विश्वविद्यालय हमारे देश में, कई हजार कॉलेजेस हैं। इन सालों में जो आप सब देखते आए हैं एजुकेशन के क्षेत्र में, सबसे बड़ा परिवर्तन आपने क्या देखा है? सबसे बड़ा परिवर्तन तो छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई है। अभी अभी जो आंकड़े आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कम है हमारे देश में विश्वविद्यालय, और 1500 विश्वविद्यालयों की कल्पना की गई है, जिसको कि यूजीसी ने भी स्वीकार किया है और एजुकेशन कमीशन ने माना है। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, छात्रों के उत्साह में परिवर्तन है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नए नए खुल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा और शुभ संकेत है। पहले दिन जब पहला कदम रखते हैं, आपको क्या लगता है कि कुछ उम्मीदों में भी चेंज हुआ है? जी हाँ, पहले दिन जब कोई बच्चा एक नए कॉलेज में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो कॉलेज के एटमॉस्फेयर से, वहाँ के ग्लैमर से, वहाँ की बिल्डिंग से उसका इम्प्रेशन होता है, परिचय होता है। और उसमें भी परिवर्तन हुआ है, क्योंकि मुझे याद है मैं एक छोटे से शहर से एक बड़े विश्वविद्यालय में आया था पढ़ने के लिए। तो मेरे सामने कुछ वहाँ के स्पेशलिस्ट टीचर्स के नाम थे, अध्यापकों के नाम थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको देखूंगा, मैं इनको देखूंगा, मैं इनको देखूंगा। और आज का जो छात्र है, क्योंकि मैं एक विश्वविद्यालय से भी संबंधित रहा हूँ अभी हाल तक, उसके मन में आता है कि मैं कौन सा कोर्स ऑप्ट करूँ, मेरे सामने मेरा प्लेसमेंट किस अच्छे कोर्स को लेने से होगा, और उसकी फैसिलिटी, उसकी सुविधाएं इस कॉलेज में मौजूद हैं या नहीं है। तो फोकस में चेंज हुआ, फोकस में परिवर्तन आया। डॉक्टर जसविंदर सिंह, यू हैव बीन इन द एजुकेशनल फील्ड फॉर ओवर 30 इयर्स, और आप प्रिंसिपल हैं पिछले 7 सालों से श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के दिल्ली विश्वविद्यालय में। आप भी कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं? हाँ जी, बहुत परिवर्तन आया है बच्चों के पर्सपेक्टिव में। अगर हम 15 या 20 साल पहले की बात करें तो बच्चों के पास चॉइस बहुत कम थी कोर्सेज को लेके। आप दिल्ली विश्वविद्यालय या दिल्ली शहर की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उनमें बहुत सारे अच्छे कोर्सेज। पहले बच्चे ज़्यादातर जो है वो इंजीनियरिंग, मेडिसिन के ऊपर कंसंट्रेट करते थे। आजकल जो है वो इकोनॉमिक्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंसेस में इतनी ज़्यादा चॉइस है बच्चों के पास कि अगर उनका चॉइस का कोर्स नहीं भी मिलता उनको कई बार हाई परसेंटेज की वजह से, तो वो जो उनकी सेकंड बेस्ट चॉइस होती है उसमें भी वो बहुत अच्छा करते हैं। और इसके अलावा जो दिल्ली जैसे सिटी में बच्चों को एक ऑल इंडिया या एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव मिलता है इंटरेक्ट करने के लिए, डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट कंट्री से जो बच्चे आते हैं, तो उनसे उनकी आउटलुक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने में आया है कि जैसे जैसे ये इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ती है, एक ग्लोबल आउटलुक बच्चे की बनती है, और उससे उसका नेचुरली उसका जो विजन है, उसकी जो अपने बारे में जो उसका ख्याल है और जो उसका कॉन्फिडेंस है, वो बच्चों में काफ़ी देखने में मिला है। डॉक्टर जसविंदर सिंह, कुछ लोगों का कहना ये है कि आज से 20, 25, 30 साल पहले जब हम यूनिवर्सिटी में थे उस समय छात्र बहुत होशियार होते थे, आज कुछ कहानी अलग है। क्या ये सही है? मैं इस बात को नहीं, इससे सहमत नहीं हूँ।
आज कई बार बच्चे अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, उनके पास बल्कि रेडिकल सॉल्यूशंस भी उनके साथ होते हैं। सपोजिंग किसी बच्चे के पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं, या कुछ बच्चे की सोशल कमिटमेंट्स डिफरेंट किस्म की हैं, तो वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। स्टडीज़ में तो बच्चे एक्सेल करते ही हैं, मगर उसके साथ साथ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे देखने में आया है कि पिछले 15-20 वर्षों में ये काफ़ी ज़्यादा इसमें परिवर्तन है और बच्चे सोशली ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे अगले विशेष मेहमान हैं श्री यूकेएस चौहान, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी हैं। आप एक माने हुए कवि भी हैं और केरल प्रांत से आपका संबंध है, केरल राज्य से आपका संबंध है, जाने माने लेखक भी हैं। आपने जब कॉलेज में कुछ साल पहले पहला कदम रखा, टेक अस बैक, बताइए हमें कैसा लगा? बहुत अजीब स्थितियों से गुजरे हैं। कॉलेज, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों अलग अलग, और बड़े अजीब अनुभव थे। डिग्री में जब पहुंचे तो ये पता नहीं था कि सब्जेक्ट जो ले लिए, तो उस समय पेरेंट्स की चॉइस पर ज़्यादा फोकस था, अपनी रुचि उसमें बहुत कम थी। तो साइंस से इंटरमीडिएट करके आए तो साइंस के सब्जेक्ट्स लिए, लेकिन क्या पढ़ेंगे ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो पहले दिन क्लास में अध्यापक बहुत कुछ रोल निभाते हैं कि आपका किस तरफ इंटरेस्ट को वो घुमा दें। तो एक अध्यापक थे हमारे बॉटनी के, वनस्पति शास्त्र के, आए बोर्ड पर उन्होंने सिर्फ 2 शब्द लिखे, एक तरफ कामिनी कौशल, एक तरफ एक प्लांट रिक्सिया, और पूछने लगे इनको जानते हो? तो कामिनी कौशल उस समय की मशहूर हीरोइन थी और ज्यादातर बच्चों ने कहा हाँ जानते हैं। रिक्सिया की एक स्पीसीज का नाम लिखा था, बहुत सारे बच्चे बोले ये हम नहीं जानते हैं। तो क्यों नहीं जानते हैं? अच्छा, कल एक बच्चा अगर मुझे रिक्सिया का प्लांट ला कर देगा तो हम उसको इस तरह से इनकरेज करेंगे, 1 नंबर ज्यादा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने ऐसा एक इंटरेस्ट पैदा किया पहले ही दिन से कि उसके बाद हम लोग पेट्री डिश लेके घूमते रहते थे कि रिक्शा का प्लांट कहाँ मिलेगा, उसको लेकर आए। तो एक इतना जज्बा पैदा किया उन्होंने कि ग्रेजुएशन करते करते पूरा मन बन गया कि अब बॉटनिस्ट बनना है और जिंदगी में कुछ बनना ही नहीं। जब पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म भरने का नंबर आया, यूनिवर्सिटी में गए, फिर वही बात आई कि पेरेंट्स कहते केमिस्ट्री में बड़ा स्कोप है, पहली चॉइस देना, बॉटनी दूसरी, जूलॉजी तीसरी, ऐसे करके तो फॉर्म भर के ले गए। लेकिन तब तक रुचि जागृत हो चुकी थी, तो मैंने जाके केमिस्ट्री काट दिया, जूलॉजी काट दिया, बॉटनी का फॉर्म जमा कर दिया। लौट के आए, जब लिस्ट निकली तो घर में जाके बता दिया एक ही सब्जेक्ट की लिस्ट में नाम आया है, तो अब क्या करें? उसी में एडमिशन लेना। तो अपनी रुचि इस तरह से आई और फिर ये था कि बस साइंटिस्ट बनना है, जुनून। एमएससी पूरी किया। अगर आपके पेरेंट्स ये सुन रहे हो, अगर इस समय हमारे साथ हो, कोई समस्या हो तो यू कैन ब्लेम अस। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सबको उस पे फिर बाद में अच्छा लगा कि नहीं, बॉटनी में बहुत अच्छी रुचि लेके पढ़ रहे हैं, बॉटनिस्ट बनेंगे। मैंने रिसर्च भी ज्वाइन की, लेकिन फिर कुछ ऐसी डेस्टिनी होती है कि रिसर्च करते करते बॉटनी में रिसर्च का कुछ माहौल अच्छा नहीं लगा, तो मेडिकल कॉलेज पहुंच गए, मेडिकल जेनेटिक्स में रिसर्च करने लगे। लेकिन साइंटिस्ट बनने की खपत मन में थी कि साइंटिस्ट बनना है। लेकिन जब वहां पर धीरे धीरे एक जो फ्रस्ट्रेशन है हमारे हायर एजुकेशन की फील्ड में, पीएचडी करने में, और तरह तरह से जो समस्याएं आई सामने, तब मुझे लगा कि नहीं, कुछ और भी कोशिश की जा सकती, क्योंकि जीवन में फिर दूसरे दायित्व या दूसरी चीजें सामने आने लगती हैं। तो फिर इस तरह से बैंक में चले गए, फिर सिविल सर्विसेज देने की सोची, आईएएस में आ गए। लेकिन वो साइंटिस्ट बनने का सपना मन में कहीं कुनमुनाता रहता है आज भी। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच यूकेएस चौहान साहब। हमारे चौथे विशेषज्ञ, हमारे चौथे खास मेहमान हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हिंदी के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ शहर से। प्रोफेसर लोहनी, आप भी थोड़ा वापस चलिएगा समय में, टाइम मशीन में लौटिएगा। जब आपने पहला कदम रखा था विश्वविद्यालय में, उस समय आपको कैसा लगा? लगभग वही स्थितियां थी जो अभी कह रहे थे चौहान साहब, लेकिन सामान्यतः हर व्यक्ति की निजी अनुभव अलग तरह के होते हैं। मेरे लिए चूंकि जिस महाविद्यालय में हम लोग जा रहे थे वहाँ पहले से पता था कि वहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं लगभग, और आर्ट साइड के जो विषय थे उनमें तय था कि साहित्य पढ़ना है। उसमें मैंने संस्कृत और हिंदी दोनों साथ लिया।
अंग्रेजी का विषय वहाँ पर था, तो हम लोगों ने वो सामान्य विषय लिया क्योंकि 3 लिटरेचर अलाउ नहीं थे उसमें। और लाभ उसका ये हुआ कि जब मैं बाद में दोनों तीनों विषयों में एक साथ पढ़ने लगा, साहित्य के खास तौर से, और जब भाषा और साहित्य के बाकी संदर्भ फिर दिखने लगे तो लगा कि वो ठीक चुनाव था। और जब पीजी की बात आई तो लोगों ने कहा कि अंग्रेजी करने से शायद इस देश में बड़ा आदमी बना जाता है। मैंने कहा मैंने ऑप्ट किया, मैंने सोचा कि हिंदी से भी बड़ा आदमी बना जा सकता है शायद, और आज मैं सोचता हूँ कि मेरा निर्णय सही था। और लगभग एक जो मैं देखता हूँ जो विषयों की जैसे रुचि अभी डॉक्टर साहब ने कही, लगभग जब हम अंग्रेजी में देखते हैं तो बहुत सारा, या जो अन्य विदेशी भाषाओं का जो पाठ्यक्रम है उसमें बहुत सारा रिटर्न और बहुत सारा रिसर्च हम लोगों को केवल वहाँ से वो करना पड़ता है। अपने अपने विषय में जब हम बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, अपने विषय में आज के दिन बात करते हैं, तो लगता है कि उस तरह के डिसीजंस जो खास तौर से अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के, स्थानीय भाषाओं के या अपने लिटरेचर के बारे में भी बहुत अच्छे विषय हैं जो आज रोजगार भी बहुत अच्छा दे रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनली हम लोग आज के दिन देख रहे हैं हिंदी जिस तरीके से बढ़ रही है, उससे लगा कि हम लोग जो आज से 20, 25, 30 साल पहले सोच रहे थे वो लगभग ठीक निर्णय था। प्रोफेसर लोनी, अगर आप अनुमति दें तो जो बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में कॉलेज में पहला कदम रखा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स यहाँ कितने हैं? अगर हाथ वो ऊंचे कर दे, देखिए हाँ यहाँ बैठी हैं 2 लड़कियां, कुछ आगे भी हैं, तो लीजिए आपको हम जरा माइक देते हैं। अब आप मुस्कुराइएगा, अपना नाम बताइएगा। So my name is फरिया इफ्तिखार। हिंदी बोलती हैं आप? Yes. अच्छा, मेरा नाम फरिया इफ्तिखार है। बहुत अच्छी, मैं समझ गया। मैं बीए नाम तो वही प्रोग्राम है। फर्स्ट ईयर में अच्छा। केएनसी की स्टूडेंट हूँ। कमला नेहरू कॉलेज। Yes, sir. अब ये बताइए कि पहले दिन जब आप कॉलेज में गई, गेट के अंदर बस में गई या किसी ने छोड़ा आपको वहां पे? ये सर बस में गई। बस में गए, तो कैसा लगा जब आप कॉलेज में गए? सर बहुत इंडिपेंडेंट लगा, फर्स्ट टाइम अकेले आना, और काफी डर भी था सीनियर्स को लेके, टीचर्स को लेके, बट फर्स्ट डे बहुत अच्छा रहा। सीनियर्स बहुत कोऑपरेटिव रहे, नो रैगिंग फ्री जोन है हमारा, तो सर काफी अच्छा रहा हमारा फर्स्ट डे इन कॉलेज, काफी अच्छा रहा। We enjoyed a lot there. You enjoyed a lot. May I have the microphone back? Thank you. कमला नेहरू कॉलेज की टीचर्स कौन है यहाँ पे? वेरी गुड। जरा आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। अभी उन्होंने कहा कि टीचर से डर लगा। अब जरा देखिए मेरी तरफ, इतनी डरावनी तो नहीं लगती है। तो क्या बात है, इनको डर क्यों लगा? नहीं आप डराते हैं स्टूडेंट्स को? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं तो समझती हूँ जब बच्चे आते हैं तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, लगता है एक नए वातावरण में आए हैं, और हम उनको पूरा कॉन्फिडेंस देते हैं कि डोंट फील दैट यू आर, नई जगह आए हैं। और वाकई मेरा 44 साल का अनुभव है कॉलेज का, बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें बड़ा एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है जहाँ वो बड़ा अपनापन महसूस करते हैं। कुछ बच्चों ने जो फ्रंट रो में बैठे, आपने भी हाथ उठाया था, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं, कौन है यहाँ पे? और हाँ इस तरफ है, लाइए जरा इनको देते हैं, लीजिएगा। आपको अपना नाम बताना है। मेरा नाम रुचि है जी, सामने देखिए कैमरा की तरफ रुचि जी, और जरा मुस्कुराइए पहले। दैट्स इट। अब बताइए। मेरा नाम रुचि है और मैं दौलतराम कॉलेज से हूँ। ओके। मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा फर्स्ट डे, रैगिंग भी नहीं हुई, और टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव थे, और मेरे को किसी से भी डर नहीं लगा। लाइक आई एम नॉट स्केर्ड फॉर एनीवन। बस। हाउ डिड यू डिसाइड कि आप कौन सा कोर्स करना चाहती हैं? माई टीचर्स इनकरेज मी कि मैं हिंदी ऑनर्स करूं, बिकॉज माई हिंदी टीचर इज वेरी गुड एंड आई वांट टू बिकम अ हिंदी टीचर। तो अंग्रेजी में क्यों बोल रहे हैं? Anyway, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने बात की। माइक्रोफोन अपने पास रखिएगा। प्रोफेसर मिश्रा साहब, जो ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स ने कहा है कि कुछ डर भी लगता है, इसका क्या कारण है? डर तो इस रूप में नहीं लगता, लेकिन एक नयापन होता है, जो एटमॉस्फेयर होता है कॉलेज का, एक ग्लैमर भी प्रभावित करता है बच्चों को। और उनको, जैसे मैंने शुरू में कहा कि अब जैसे प्रोफेसर लोहनी ने भी कहा कि सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स के, खासतौर से लिटरेचर का या हिंदी का या इंग्लिश लिटरेचर का, अब धीरे धीरे उसमें जॉब पोटेंशियल्स भी बढ़ रहे हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। लेकिन एक दौर जरूर था जिस समय पिछले कुछ दिनों तक इसमें साइंस टेक्नोलॉजी का दौर ज़्यादा था और सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स पिछड़ रहे थे धीरे धीरे। तो अब धीरे धीरे एक बहुत सुखद वातावरण बना है, परिवर्तन हुआ है, क्योंकि अब समाज शास्त्र के बच्चों का भी, सामाजिक विज्ञान के बच्चों का भी भविष्य अच्छा लगने लगा है। तो अब वो डर
उस तौर से, खास तौर से हिंदी क्षेत्रों के जो बच्चे आते हैं, जो पहले थोड़ा भयभीत रहते थे कॉलेज के एटमॉस्फेयर से, वो घटा है। यहाँ पर जितने हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स बैठे हैं और उनकी टीचर्स बैठी हैं, उसमें से ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस के आधार पर कोर्स चुना है? और चलिए सब लोग पहले हाथ ऊपर करते हैं हम लोग। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने मम्मी डैडी या दोस्तों टीचर्स के दबाव में आके या प्रभाव में आके आपने अपना कोर्स चुना था? ये मैं अकेला मैं नहीं ऐसे जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, वो तो पेरेंट्स के गाइडेंस से ही गए होंगे। आज की जनरेशन जो है वो ज्यादा फ्री है, वो अपने डिसीजन अपने तरीके से लेती है। ये मैं बात करना चाहता हूं डॉक्टर जसविंदर सिंह, जो प्रिंसिपल हैं श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज के। सर, जो चॉइस ऑफ कोर्स है, इन योर एक्सपीरियंस, उसमें भी अब परिवर्तन आ रहा है? यानी आज जो बच्चे आते हैं वो करना चाहते हैं वही कोर्स जो ले रहे हैं, या फिर वो किसी के प्रभाव में आके किसी की राय मान के कोर्स लेते हैं? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? ये सब बिल्कुल दोनों किस्म की ये बातें होती हैं। कई बार बच्चा ये है वो कॉलेज या एक इंस्टीट्यूशन को प्रेफरेंस देता है, तो उसमें वो कोर्स की चॉइस को छोड़ देता है। और कई बार जो है पेरेंट्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बच्चे को हेल्प करने में। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास करके हमारा जो कैरियर काउंसलिंग का प्रोसीजर है, जितने भी कॉलेजेस हैं, तकरीबन 72 कॉलेजेस, उन्हीं सभी में टीचर्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनकी रुचि क्या है, किस एरिया में। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादा रुचि रखते हैं। और हमारा पर्पज़ ये होता है कि अगर वो बच्चा अकोमोडेट नहीं हो पा रहा किसी कोर्स में, तो किसी दूसरे कॉलेज में अगर वो सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो हम बच्चे को ये काउंसलिंग करते हैं कि हर जगह पे टीचर्स एक जैसे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो एक जैसा है, तो इतनी ज़्यादा कुछ चिंता की बात नहीं है। फिर भी पेरेंट्स कई बार उनको चॉइस को लेके सब्जेक्ट को जिद करते हैं, और कई बार बच्चे मिसमैच अपनी चॉइस में करते हैं। और कुछ एक ऐसी परसेंटेज अभी भी है जिनको अपनी चॉइस का कोर्स नहीं मिल पाता, और वो फिर दूसरे किसी जगह पे एडजस्ट करते हैं। आप सिर हिला रही थी, यू वर नॉडिंग इन अग्रीमेंट विद प्रोफेसर डॉक्टर जसविंदर सिंह। आपकी क्या राय है इसके बारे में? अपना परिचय दोबारा दीजिएगा। मैं कमला नेहरू कॉलेज से हूँ, कॉमर्स विभाग में वहाँ पढ़ाती हूँ। आपने नाम तो बताया? डॉक्टर उषा गर्ग। थैंक यू। और मेरा भी यूनिवर्सिटी से कहूँ तो एक तरह से 3 पॉइंट्स हैं जो मेरी एंट्री हुई है। पहला, जब मैंने एज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एंटर किया। दूसरा, फिर एज टीचर 82 में ज्वाइन किया। तीसरा, आज। तो 3 लेवल हैं जिस पर मैं कंपेयर कर सकती हूँ, और उसके आधार पर अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दे सकती हूँ कि 77 में जब एज स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया था, तो मुझे लगता है उस समय, जैसे भी मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रही थी, कि उस समय थोड़ा पेरेंट्स की चॉइस ज़्यादा चलती थी, और बच्चों को इतना नॉलेज, आजकल तो इंटरनेट वगैरह सब इतना अवेयरनेस है, उन्हें पहले से पता है भी क्या कर रहे हैं क्या नहीं करना। और हमारे समय में मीडिया इतना नहीं था, तो वी यूज टू गो टोटली बाय पेरेंट्स एडवाइस। फिर एज टीचर जब हमने इसे एंटर किया, एक जनरेशन का फ़र्क आया। थोड़ा सा लगा कि नहीं, अब बच्चे कुछ ज़्यादा अवेयर हैं। और आज जब मैं देखती हूँ तो आज लगता है कि भी बच्चों को पहले से सब कुछ पता होता है, कॉलेज आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, पहले से सब कुछ पता होता है, और उन्होंने अपना डिसीजन पहले से लिया हुआ होता है। पेरेंट्स कई बार लगता है जैसे अपना डिसीजन उनके ऊपर डिक्टेट करना चाहते हैं, लगता है वो बेवकूफ हैं। बच्चे से कहने दो, इनको कहने दो, जो कहना है करना हमें वही है जो हमारे मन में है जी। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। ज्यादा आत्मविश्वास है आज के बच्चों में जो कॉलेजेस में जाते हैं। हाँ जी, तो यही है। और फिर कई बार एज पेरेंट आई फील कि वी फील स्टूपीफाइड, जैसे ना बेवकूफ बनने वाली बात है, इनको क्या कहना। ठीक, तो ये फील मैं समझ गया जो आप कह रहे हैं। चौहान साहब, एक आपसे अब प्रश्न है। आपने अभी बताया कि आपने भी खुद फैसला किया था कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं। आप विद योर ओन चिल्ड्रन, जब उनका समय आएगा कॉलेज में, या आ चुका है कॉलेज में जाने का, तो आपकी क्या उस समय आपका रवैया क्या रहा है? मुझे वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में रही, और मैंने बच्चों को उनकी चॉइस से ही उनको अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए इनकरेज किया। मेरी बेटी ने जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिए वो अपने हिसाब से लिए। छोटी बेटी भी ग्रेजुएशन में है, इंजीनियरिंग में है, लेकिन वो अपनी चॉइस से है।
और इसी तरह से मेरी समझ में आज के ज़माने में जितना आगे बढ़ चुकी है पढ़ाई का जो तरीका भी बदल चुका है, तो अगर रुचि नहीं होगी तो शायद compete कर पाना बहुत मुश्किल है। हर जगह कंपटीशन बहुत है। तो इस दृष्टि से भी अपनी रुचि का सब्जेक्ट अगर बच्चे नहीं लेंगे और उसमें नहीं पढ़ रहे होंगे तो आगे चल पाना मुश्किल है। मैं फिर एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। एक बच्चा मैं जानता हूँ जिसने मेडिकल में एडमिशन लिया यहीं पास में दिल्ली के, और 1 साल उसने मेडिकल MBBS की पढ़ाई की, लेकिन उसकी रुचि नहीं थी उसमें, पेरेंट्स ने उसको उसमें डाला था और उसने 1 साल के बाद वो कोर्स छोड़ दिया क्योंकि वो पास ही नहीं कर सकता था अपनी पढ़ाई को। और उसके बाद उसकी रुचि थी हिस्ट्री पढ़ने की। उसने आके दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री ऑनर्स में BA में एडमिशन लिया। वहीं से उसके मन में था मुझे ऑक्सफोर्ड में जाके MA करना है हिस्ट्री में, और उसने बहुत अच्छे तरीके से 3 साल यहाँ पे विदिन 10 उसकी मेरिट आई। विदिन 10 उसने फाइनल BA ऑनर्स पूरा किया। ऑक्सफोर्ड में उसका एडमिशन हुआ पूरी स्कॉलरशिप के साथ। MA वहां से हिस्ट्री में करके वो अभी आया है। ये करना। प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, आपके पास, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हिंदी के एट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो स्थित है। जब आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं पहले साल में या दूसरे साल में, तीसरे साल में आपसे बातचीत करते हैं, उनकी जो चुनौतियां हैं, आकांक्षाएं हैं, जो कई बार घबरा जाते हैं, डरते हैं, कुछ परिवर्तन है आज 20 साल पहले और आज के जो उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, आपने कुछ महसूस किया है? एक तो मैं समझता हूँ जो दबाव बहुत ज़्यादा है आज के बच्चे पर, खासतौर से करियर को लेकर के। और पहले दिन से जब वो इंटर करता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, और वो जो समाधान उसके पास हैं वो बहुत निश्चित हैं, और कुछ घर वालों की तरफ से हैं, कुछ वहाँ कोर्स के कोऑर्डिनेटर्स की तरफ से हैं, और कुछ उसका फ्यूचर है जो भविष्य में उस कोर्स से मिलना है उसको। लेकिन हम लोग ये महसूस करते हैं जो फोकस्ड हैं बच्चे आज के दिन, मैं महसूस करता हूँ जो मेरे समय के बच्चे थे यूनिवर्सिटी में, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कॉलेज में, तो हमारे समय पे जितनी पढ़ाई हम लोग समय देते थे, आज बच्चे बहुत ज़्यादा समय दे रहे हैं। आज बच्चों का इंटेलिजेंसिया बहुत बढ़ गया है, वो अपने डिसीजंस को काफ़ी लागू कर पाते हैं, और आज बच्चों को आज़ादी बहुत सारी है जो हमारे समय में कई बार नहीं थी। लेकिन इस सब का एक बेनिफिट ये भी हुआ कि बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए, और कई बार ये भी हुआ कि उन्होंने वो फैसले ले लिए जो कई बार उनको बहुत ज़्यादा बैक होना पड़ता है, और वो फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं। जो तनाव आज का उच्च शिक्षा के बच्चों का है, या इंजीनियरिंग का है, या टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के बच्चों का है। इवन मैं अपने विभाग में देखता हूँ ऐसे ऐसे बच्चे जो टॉपर हैं और अपने लगातार फर्स्ट डिवीजन कर रहे हैं, वो एग्जाम के दिन खाली बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें बहुत तनाव है, और तनाव मैंने पूछा किस बात का, तो उनको लगता है कि शायद आज वो 2-4 नंबर से पिछड़ जाएंगे और पहले नंबर पर नहीं रह पाएंगे। तो जो एक स्ट्रेस है कि केवल फर्स्ट आना है और लगातार 100% करना है, और लगातार माँ बाप की चॉइस को एक तरीके से फुलफिल करना है, और जो सोसाइटी के दबाव हैं उनको फुलफिल करना है, तो वो जो दबाव है आज के बच्चों के पास ज़्यादा है। हमारे समय में जो MA या PG या MPhil या PhD जो भी कोर्सेज थे, जब हम पूरा कर लेते थे तब सोचते थे अब नौकरी कौन सी करनी है। अब पहले दिन पता होता है नौकरी कौन सी करनी है। ये बड़ा होता है। दिस इज ट्रू। पहले सोचते हैं प्लेसमेंट के बारे में, और बाद में सोचते हैं कि कौन सा कोर्स हमने करना है, कौन सी पढ़ाई हमारे लिए सही रहेगी। आप कुछ कहना चाह रही थी, बिकॉज आई सॉ कि आप बहुत तेजी से अपना सिर हिला रही थी। आप सहमत हैं इनके साथ जो ये कह रहे थे? मैं अपनी बात ये कहना चाहती हूँ। बताइए पहले। साक्षी जी। साक्षी जी। मैं MCOM कर रही हूँ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, जहाँ से डॉक्टर मनमोहन सिंह वहाँ के प्रोफेसर रह चुके हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल हम लोग पहले से या 10 साल बाद हम क्या बनेंगे, क्या होंगे, ये पहले ही हम सोच लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपने पूरे 100% एफर्ट्स लगा सकते हैं। 10 साल के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं? जी बिल्कुल। अगर मेरी डेस्टिनी में है तो मैं बिल्कुल बनना चाहती हूँ। क्या चाहती हैं आप? बहुत सुना था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में रैंकिंग होती है। वी डिडंट नो, क्योंकि हमें पता नहीं था, क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था कि हो ना हो। बट मुझे मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ मिले, मेरे से सीनियर थे, तो जानते थे हम स्कूल टाइम से। आफ्टर मेरे स्कूल में मेरे से सीनियर थे, बट ठीक है, एक डर होता है मन में। आज भी न्यूज़पेपर्स में क्लिपिंग आती हैं कि हम चाहते थे कि काश हमारे बारे में कोई पूछे, बट किसी ने नहीं पूछा, एक डर से। एक हमारे विशेष मेहमान यहाँ पे और हैं। आप भी कुछ कहना चाहते हैं अबाउट दिस फिनोमिनन, अगली फिनोमिनन जिसको हम रैगिंग कहते हैं? पहले अपना नाम बताइए और मुस्कुराइएगा। अमित कुमार। जी अमित जी। मैं रामानुजन कॉलेज से था जी। फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज गया, सीनियर से बात करी,
सीनियर्स ने कहा शेप बढ़ा के आई हो, सीनियर लगेगा। तो दाढ़ी बढ़ा के जाना जी। सो बच के गया, एक रूम में गया तो वहाँ कुछ बच्चों से ऐश्वर्या का डांस करवा रहे थे, मैं वहाँ बचा। अपर रूम में गया तो वहाँ रैगिंग किया कि नहीं किया? नहीं, वो कर रहे थे, मैं बस देख के आ गया, चल मैं बच गया एटलीस्ट। आई एम सो हैप्पी कि मैंने डांस नहीं किया। सो एट द एंड फिर जब आपका फिल्म करियर जो था वहीं खत्म हो गया। सर एक्चुअली उसने कुछ ज्यादा अच्छा डांस किया कि मैं प्रभावित हो गया कि मुझे नहीं करना। सो बहुत अच्छा रहा, शेप बनाने का आइडिया बहुत अच्छा रहा। सबने कहा ये सीनियर है, बच के रहो इससे, ये रैगिंग करेगा। तो एट द एंड सीनियर्स ने काफी मदद करी, लेकिन आखिरी में मैं पकड़ा गया, तू सीनियर नहीं है। कुछ गर्ल स्टूडेंट्स जो हमारी लेडी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी पूछना चाहते हैं। एनी वन ऑफ यू वाज अफ्रेड ऑफ रैगिंग? जरा आप जो सामने बैठी है इनसे जरा पूछते हैं, फिर आपके पास आते हैं। जी, मेरा नाम श्रावणी है। आप मुस्कुरा नहीं रही हैं, मुस्कुराइएगा जी। मुझे रैगिंग से ऐसा डर नहीं लगा था, क्योंकि पता था कि फर्स्ट डे जाएंगे और पहले से ही इतना लाइक रैगिंग के ऊपर बोल दिया था कि रैगिंग नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में इतना बोल दिया था रैगिंग को लेके, तो मुझे पता था कहीं ना कहीं कि अब ये फ्रेंडली रैगिंग हो जाएगी रादर देन जस्ट रैगिंग। क्या हुआ तो, आपके साथ? नहीं, मेरे को बोला कि गाना गाओ, और हाँ सीट के ऊपर आपने? मैंने क्लासिकल सॉन्ग गाया था। गाइए। हम रैगिंग नहीं गो अहेड, कुछ ही लाइन सुना दीजिएगा। कौन सा गाना गाया आप? क्लासिकल सॉन्ग था। जी। कोयलिया कूक सुनावे, सखी मोरी बिरहा सतावे, पिया बिन कछु ना सहावे, निशी अगर इतनी सुरीली आवाज में आप गाती और मैं सीनियर होता तो 3 दिन तक सुनता रहता। नहीं, उन्होंने इंडीड मुझे एडवाइस किया कि तुम जाओ अपने कॉलेज के म्यूजिकल डिपार्टमेंट में जाके अपना नाम एनरोल कराओ। उन्होंने इंडीड बहुत हेल्प की थी, जैसा कि हमने सोचा था कि सीनियर होके वो हेल्प नहीं करेंगे और बड़े। अब देखा आपने रैगिंग के लगता है कुछ फायदे भी हो सकते हैं, जबकि हम केवल उसकी बुरी बातें सुनते हैं। प्रोफेसर सिंह, आपसे ये पूछना चाहता था, दिस इज फिनोमिनन ऑफ रैगिंग, आप लोग कैसे टैकल करते हैं इसको? सर वैसे तो गाइडलाइंस हैं, यूजीसी की, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन है, मगर हर कॉलेज में एक प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है जिसमें हम फर्स्ट फ्यू डेज के लिए, तकरीबन फर्स्ट फोर्टनाइट के लिए हर कॉलेज में एक टीचर्स की और स्टूडेंट्स की, जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनकी एक जॉइंट कमेटी बनाते हैं और उनको ये ड्यूटी देते हैं कि हाँ एक इंट्रोडक्शन, जैसे ये बच्ची अभी बता रही थी कि इन्होंने अपने सॉन्ग के साथ, एक क्लासिकल सॉन्ग के साथ इंट्रोडक्शन दी, तो इस किस्म की इंट्रोडक्शन हम जरूर इनकरेज करते हैं। मगर रैगिंग जो उसकी ट्रेडिशनल सेंस है, जो आमतौर पर समझी जाती है, उस किस्म की चीज़ को हम बिल्कुल परमिट नहीं करते। चलिए, ऑलराइट, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हम लोग बाहर गए स्टूडियो से, हमने कुछ लोगों से बात की विश्वविद्यालय में इस फिनोमिनन के बारे में, रैगिंग के बारे में। हमने बातचीत उनसे की जिस दिन वो पहला कदम अपने कॉलेज में रख रहे थे। उनके मन में किन प्रकार की उम्मीदें थी, क्या डर था, क्या आकांक्षाएं थी, जरा आप भी इसको सुनिएगा और सुनते रहिए, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि आपने अभी भी सुननी है बाकी मेरी बात। से निकलते ही रूटीन लाइफ से छुट्टी, यानी रिस्ट्रिक्शन से छुटकारा, कंफ्यूजन के बाद एडमिशन और फिर एक नए सिलसिले को तैयार होती है जिंदगी, जिसमें बहुत कुछ नया, नई आशाएं, नई उम्मीदें, नए सपने। क्या कुछ है नया कॉलेज लाइफ में, चलिए जानते हैं खुद युवाओं से। कॉलेज लाइफ में आके तो लाइफ कुछ तो चेंज हो ही जाती है। स्कूल लाइफ से बहुत ही डिफरेंट है, बिकॉज हम लोग अपनी मर्जी से अपने डिसीजंस लेते हैं, कॉलेजेस में जाके मौज मस्ती करते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमते हैं और अपना एंजॉयमेंट करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और अच्छे एजुकेशन भी लेते हैं कॉलेज वगैरह से। I have heard from my seniors that college life is the best life, so I'm really looking forward to it, and I hope that I make it to the graduation in a good college, and just looking forward to those 3 wonderful and amazing years of my life. It will be so much fun, you know, going there, spending time with my friends, and being so much independent, no restrictions, no rules, no regulations. It will be so much free of, you know, life, free of restrictions and all. कॉलेज में आके ये है, स्कूल की सारी रिस्ट्रिक्शन खत्म,
ड्रेस कोड नहीं है, सुबह सुबह 7 बजे उठ के वहाँ नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, मतलब सारी एक हिसाब से पूरी आ जाती है। कॉलेज लाइफ जो है काफ़ी अच्छी होती है, इसमें किसी की पाबंदियाँ नहीं होती, हम अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं और अपने कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद अपना करियर बनाते हैं। हम कॉलेज करने के साथ साथ हम अपना कुछ कोर्स भी कर सकते हैं और कोई यूनिफॉर्म की इसमें कोई पाबंदी नहीं होती, हम जो मन में आए वो पहन सकते हैं। जहाँ पे हम इतने सालों तक पढ़े, इतना प्यार मिला और टीचर्स भी इतने प्यारे, बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। अब जब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में आए कुछ थोड़ा डर भी लग रहा है और थोड़ी खुशी भी हो रही है। जो हमारा जो फ्यूचर है उसको हम ब्राइट करने का सोचते हैं, जो अच्छी तरह हमारे पास ये अच्छा मौका होता है जो हम इसको अच्छी तरह से इसको यूज करें। कॉलेज मीन्स फ्रीडम, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे चुनौतियों का भी उसे सामना करना पड़ता है। कॉलेज ज्वाइन करने का मतलब है कि आपके वर्ल्ड ऑफ वर्क की स्टार्टिंग, कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और आगे आपको किस प्रोफेशन में जाना है। कॉलेज में जहां वो एक तरफ फ्रीडम एंजॉय करते हैं, वहीं उनके शोल्डर्स पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से अपना सक्सेसफुल लाइफ करियर वो बना पाते हैं। मेरा सपना बस कुछ अच्छी सी जॉब मिल जाए और बाकी आई गेट समथिंग, आई अचीव समथिंग इन लाइफ, दैट इज द ओनली ड्रीम ऑफ माइन, दैट्स इट, ताकि मैं अपने मम्मी पापा के वो सपने पूरे कर सकूं, बस वही। I'll see myself as an IAS officer after 4 or 5 years. I am planning to do graduation from here, from there on maybe post graduation and then IAS exams, competitive exams. काफ़ी मतलब मेहनत करके अच्छा पढ़ूंगा और माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। कॉलेज में पहला कदम मैंने इस सपने के साथ रखा है कि मैं इकोनॉमिक ऑनर्स में हूँ और मैं देश के लिए सफल इकोनॉमिस्ट बन पाऊँ, क्योंकि कंट्री हैज़ गुड इकोनॉमिस्ट बट स्टिल देयर आर इकोनॉमिक क्राइसिस इन आवर कंट्री। सो मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे मैं इकोनॉमिक्स की फील्ड में कुछ चेंज ला सकूँ, वास्ट चेंज ला सकूँ। मैंने कॉलेज में फर्स्ट स्टेप इस सपने के साथ रखा है कि मैं आगे जाके एमएससी करूँ और कॉलेज लेक्चरर बनूँ। I really want to top in the university. I want to do my best. I want to give my best in my course. मैं इस कॉलेज में बहुत सपने लेकर आई हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं इस कॉलेज से BSc लाइफ साइंस करके आगे बायोटेक्नोलॉजी, जिसकी बहुत डिमांड है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी में जाऊंगी। I feel कि I have a lot of dreams about working in an MNC. I've taken BA programming, so I have a lot of ambitions in life. So let's see what happens. 2-3 सपने होते हैं आपके कॉलेज में जब आप आते हो। एक तो पढ़ाई से रिलेटेड ही है कि मेरे को आगे जाके MBA करना है या फिर जो भी करना है, वो मेरा जो कोर्स है BBE, वो काफ़ी मुझे आगे मदद करेगा मेरे करियर में। और सेकेंडली, आपको जब DU के कॉलेज में आते हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप लोगों से मिलें, नए लोगों से मिलें, उनसे बातचीत करें और उनसे कुछ सीखें। तो मेरा एक ज़रूर सपना रहेगा कि मैं अपने सीनियर्स या फिर जो जिनसे मिल रहा हूँ तो उनसे कुछ सीखता रहूँ, यही मेरा सपना है। The first dream of the students in college is to make prosper in life. They have come here, they will be putting 3 years of their life, but these 3 years will be very important for them throughout their life. और एक प्रश्न हमारा इस समय है जो प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र से हम पूछना चाहते हैं, जो भूतपूर्व वाइस चांसलर रह चुके हैं। सर, इन्होंने जो कहा कि कॉलेज का मतलब है आजादी, पाबंदी खत्म हो गई, नो रिस्ट्रिक्शंस, जवाब दीजिए। रिस्ट्रिक्शंस तो ये सही है कि कॉलेज में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, यूनिवर्सिटी में रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, लेकिन एक सेल्फ इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन इस तरह का होता है, खासतौर से जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज पढ़ने आते हैं बच्चे। मैं जिस यूनिवर्सिटी से संबंधित रहा हूँ वो मीडिया की यूनिवर्सिटी थी। जो बच्चे देश भर के 15 सेंटर से सेलेक्ट होकर के आते थे, जो उनकी काउंसलिंग होती थी पहले, उसमें हम लोग हमको मालूम था, उनको भी मालूम था वो क्या पढ़ने के लिए आए हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आते थे, अपना उनके सामने एक बड़ा कैरियर था, उसको भी छोड़ करके वो मीडिया पढ़ने के लिए आए थे। काउंसलिंग में हम लोग उनको थोड़ा डिस्करेज करते थे कि मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानते हो, मीडिया की जिम्मेदारियां जानते हो, 5 हफ्ते में 7 दिन की जगह 8 दिन की ड्यूटी होती है, कोई शिफ्ट होती हैं, लड़कियां थी, लड़के थे, और लेकिन वो उन्होंने सब कहा, वो इतने फोकस थे कि नहीं, हमको तो हम जानते हैं मीडिया के चैलेंजेस क्या है, हम जानते हैं कि कितना कंपटीशन है मीडिया के जॉब्स में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में और मीडिया के डिफरेंट डिसिप्लिन्स में। ये देख करके बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छे बच्चे, जो हम लोगों के समय में शायद नहीं था,
मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ। बिल्कुल कहिएगा प्रोफेसर, मैं आप ही के पास आ रहा था, मैं देख रहा था कि आप पूरी तरह से सहमत नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बच्चे कह रहे थे वो उनका कई बार ये होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम क्या कहने के लिए जा रहे होते हैं। बच्चे शायद ये कहना चाह रहे थे कि कॉलेज के बाद या कॉलेज में जो रिस्ट्रिक्शंस पहले की स्कूल की थी वो तो छूट गई, लेकिन हमारे जो वाइस चांसलर थे कहा करते थे कि या तो आप 4 साल एंजॉय कर लीजिए और 40 साल दुखी रहिए, और या 40 साल सुखी रहने के लिए 4 साल मेहनत कर लीजिए। तो मुझे लगता है वो जो 4 साल की मेहनत है या 5 साल की मेहनत है या 3 साल की मेहनत है, एक तरह से गोल देता है बच्चे को कि आपको एक बड़ा गोल मिल गया है और इसको आपको अचीव करना है, तो शायद वो बच्चे के लिए होना। डॉक्टर जसविंदर सिंह, प्रिंसिपल श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ये जो आजादी फ्रीडम की बात उठी है, डू यू एग्री? सर ये बात सही है, जिस तरीके से स्कूल का एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होता है उस तरीके से तो बच्चों को ये आज़ादी ज़रूर है, उनकी ड्रेस कोड नहीं है, मगर इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी अपनी, वो ज़्यादा बड़ी है। क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस उनसे हैं, जिस कोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया है और आगे जाके अब उनकी अपनी चॉइस से उन्होंने इस कोर्स को लिया है, ये डिसीजन उनका पूरी लाइफ लॉन्ग का करियर चॉइस है। सो इस तरीके से उनकी अपनी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। तो दिस रिस्ट्रिक्शन, ये जो आज़ादी है, दिस इज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दिस इज विद अकाउंटेबिलिटी टू देयर पेरेंट्स। यूकेएस चौहान साहब, आपकी राय? हाँ, ये तो सही बात है कि जैसे बस में भी स्कूल जा रहे हैं तो साथ में कोई टीचर है जो वहां तक पहुंचा के और पूरा गाइड करके, तो हर समय एक नियंत्रण, तो वो नियंत्रण तो खत्म हो जाता है कॉलेज पहुंचते ही, और ये बड़ी खुशी होती बच्चों में कि वो नियंत्रण खत्म हो गया। लेकिन एक दूसरे तरह का, अब ये भी नहीं हो सकता कि शायद वो कहने का उनका मतलब भी नहीं है कि अब क्लास बंक करके और पता चला सिनेमा हॉल में बैठे रहेंगे या पार्क में बैठे रहेंगे, तो ये तो नहीं है उस आजादी का मतलब। बच्चे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा मतलब निकाल रहे हैं। एक आजादी है कि जो हम पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ेंगे, जिस लाइब्रेरी में बैठना है, क्लास खत्म हो गया तो ये नहीं कि घर पहुंच जाना है, अब हमको 2 घंटा लाइब्रेरी में बैठना है, वो भी बैठ के पढ़ेंगे। तो वो एक आजादी कि हम जहां पढ़ना है, जहां जाकर के पढ़ना है, या जहां जाकर के किसी से मिलना है या कुछ और करना है, तो वो काम सब करने की आजादी मिली। हमने आपसे अनुरोध किया था कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, लेकिन हम आपकी बात सुनना चाहते हैं टेलीफोन के जरिए। लगता है कि एक टेलीफोन कॉल पहला हमारे पास अभी आया है। वैसे तो बहुत सारे कॉल हमारे पास आ रहे हैं, हमने होल्ड पे रखा है, लेकिन कृष्णा फ्रॉम गुजरात, क्या हम आपकी आवाज यहां सुन सकते हैं? आप जरा अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम हल्के कर दीजिए ताकि हम जवाब दे पाए। I can't hear you. I can hear you. बोलिए। Okay. I want to just make a comments on this मेरी बात का subject. जी। Education पर। जी। In my opinion, the present education is nothing but producing slaves for multinational corporation and making them bigger consumer, and nobody cares for what will happen to the planet, because in this process we are going to destroy the planet. I want young people to think that what is the alternative through their educational system so that we can save this planet. Thank you very much, Krishna Sahab from Gujarat, for sharing your views with us. यही प्रश्न अब हम पूछते हैं जो यहाँ पर विद्यार्थी बैठे, पहले अध्यापिका से पूछते हैं। उन्होंने कहा कि आज का एजुकेशनल सिस्टम कंज्यूमरिस्ट कल्चर उसको बढ़ाता है। आप सहमत हैं? हाँ, बढ़ता तो जा रहा है। नाम तो बताइए। मैं डॉक्टर शीतल कपूर हूँ और मैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कमला नेहरू कॉलेज। जी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कि हम लोग जो है आज का अगर वातावरण देखते हैं तो हम लोग जो है कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी में जी रहे हैं, जहाँ पे बाजार जो है हम पर हावी होता जा रहा है, और हम जो है जैसे भी सामान जो है हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो अधिक से अधिक जो है उसको अपने पास रखने की मतलब मटेरियलिस्ट होते जा रहे हैं कि अगर किसी के पास एक कार है तो वो दूसरी भी खरीदना चाहता है किसी। तो आजकल हमारे जो घर हैं वो सब ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स
से लेकर अगर आप लें कि कपड़े हैं, तो हर एक के पास पहले जो है हमारी जो वांट्स थी वो बहुत लिमिटेड थी, पर अब जो है हम दिन पर दिन जो है, और यही बात फैशन में आ जाती है कि कॉलेजेस में लोग जो है मतलब बच्चे जो हम देखते हैं कि काफी जो है एक दूसरे को कॉपी करते हैं। फर्स्ट ईयर में आते हैं तो वो छोटी जगहों से आते हैं तो काफी सीधे साधे होते हैं, पर धीरे धीरे जो है उनमें काफी बदलाव आ जाता है। ऑलराइट प्रोफेसर, लेट्स आस्क द स्टूडेंट्स हियर, आप में से ऐसे कितने हैं जब आप कॉलेज खत्म करेंगे, और आप सही जवाब दीजिएगा, थिंक अबाउट इट बिफोर यू रिस्पॉन्ड, ऐसे कितने हैं जिनसे हम ये पूछें कि भाई जब आप कॉलेज खत्म कर लेंगे, अपना कोर्स खत्म कर लेंगे, आपके सामने 2 नौकरियां हैं, एक में दुगनी तनख्वाह आपको मिल रही है लेकिन वो नौकरी नहीं है जो आप करना चाहती हैं, दूसरे में आधी तनख्वाह है बट इट्स समथिंग दैट यू वांट टू डू, आप दुगनी तनख्वाह वाले यहां पर कितने लोग हैं जो चुनेंगे, और वो कितने हैं जो चुनेंगे वही नौकरी जो वो करना चाहते हैं? Now, isn't that wonderful to see this? So, कृष्णा साहब, गुजरात से उम्मीद करते हैं कि कुछ हद तक आपको जवाब मिला है, बिकॉज दिस वाज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इन बच्चों ने हमें जवाब दिया है कि वो उसी प्रकार का काम करना चाहेंगे जो वो करना चाहते हैं। कंज्यूमर टेम्पटेशन बहुत तगड़ी है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की अट्रैक्टिवनेस बहुत है, लेकिन अभी भी देयर आर आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, वही करते हैं जो इनका दिल कहता है। थैंक यू वेरी मच। आप कुछ कहना चाहती थी, जरा माइक्रोफोन इनको दीजिएगा। जी, मेरा नाम अंशिका अग्रवाल है, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की एमकॉम की छात्रा हूँ। जी सर, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कंज्यूमरिस्ट या फिर मशीन्स मैन्युफैक्चर हो रही हैं कॉलेजेस में, क्योंकि आज के टाइम पे इतनी वैरायटीज हैं, इतने कोर्सेज ऑफर होते हैं, चाहे वेदर साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स या कॉमर्स। स्टूडेंट अपने प्रेफरेंस से लेता है, अपनी मर्जी का कोर्स चूज करता है, और उसके बाद इतनी अपॉर्चुनिटीज होती हैं हर फील्ड में, वो दुगनी या तिगनी तनख्वाह भी कमा सकता है जिस फील्ड में वो चाहे, जो मेरा मानना है। हमें लगता है कि हमारे पास एक और टेलीफोन कॉल आ रही है इस समय जम्मू और कश्मीर से। जी, आप अपना परिचय दीजिएगा और सवाल पूछिए। महेश जी बोलिएगा। महेश जी, आर यू स्टिल विद अस कि आप चले गए? पटियाल बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। जी, मैंने अपनी बेटी की एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवाई है। जी, आईपी कॉलेज में। जी बोलिए आगे। तो बड़े शौक से मैं जम्मू कश्मीर से अपनी बेटी को देश की राजधानी में भेजा है। जी, तो अभी 1 हफ्ता हो गया है क्लासेस शुरू हुए। जी हाँ, अभी 1 हफ्ता हो गया है क्लासेस शुरू हुए, पर मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं लग रहा है कि क्लासेस रेगुलरली नहीं लग रही हैं। क्या अभी आगे भी ऐसा होगा कि शुरू में ऐसा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रश्न का। ये पहला प्रश्न हम पूछते हैं, इसका जवाब देंगे हमारे प्रिंसिपल साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर जसविंदर सिंह। आप बताएं सर। देखिए, इनकी बेटी ने गार्गी कॉलेज में एडमिशन लिया है, जो कि एक आईपी कॉलेज में, जो कि एक बहुत अच्छा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। सेमेस्टर सिस्टम होने की वजह से हो सकता है कि 1-2 सब्जेक्ट में कहीं क्लासेस शायद अभी टाइम टेबल एंगेज ना हो पा रहा हो, पर ज्यादातर कॉलेजेस में जो हैं वो क्लासेस शुरू हो गई हैं। या कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक सब्जेक्ट वाइज हम ओरिएंटेशन देते हैं बच्चों को, ताकि उनके टीचर्स के साथ उनके सब्जेक्ट के बारे में, उनकी चॉइसेस के बारे में, उनके ऑप्शंस के बारे में ये बात की जाती है। तो मुझे लगता है कि बच्चे को इमीडिएटली अपने टीचर्स को जो टाइम टेबल में स्पेसिफाइड है उनको कांटेक्ट करना चाहिए, और क्लासेस तो तकरीबन पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगनी शुरू हो गई। और जो हमारे बाकी यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं, क्या आप लोग सहमत हैं इनके साथ? आप लोग समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते हैं, स्ट्रेट इनटू द सर, मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरा एमकॉम का ओरिएंटेशन 22 को हुआ था, और फ्रॉम 23 ऑनवर्ड्स वी हैव स्टार्टेड आवर क्लासेस। आप 24 से 22 को ओरिएंटेशन हुआ, 23 से क्लास शुरू हो गई। जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था 16 जुलाई को कॉलेज खोला था, लेकिन 10 से पढ़ाई शुरू हो गए थे। थैंक यू वेरी मच। कुछ और बच्चे कहना चाहते हैं, जरा माइक्रोफोन वहां भेज दीजिएगा जो कोने में बैठी हैं। आप जरा पहले अपना नाम बताइएगा हमें। मैं वंदना कमला नेहरू कॉलेज से। जी, मैं तो कहना थोड़ा मुस्कुराइएगा, अच्छा लगेगा। जी,
मैं कहना चाहूंगी मुझे छत का खुला आसमान नहीं, आसमान की खुली छत चाहिए। और ये आसमान की खुली छत मुझे मेरे कॉलेज ने दी है, जहां ना तो चार दीवारी है घर की, और सच में उस खुले आसमान के नीचे जिम्मेदारी भी उतनी मिल जाती है। कमरे जैसा वो सुरक्षित माहौल ना सही, लेकिन जिम्मेदारी भी उतनी ही उस आजादी के साथ मुझे मिल जाती है उस कॉलेज में। और यहाँ बैठे हम जितने लोग हैं, मैं मानती हूँ कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कितने युवा लोग हैं, युवा हैं जो अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाते, और हम विश्वविद्यालय के स्तर पर पहुंच चुके हैं। खास तौर पर एक लड़की होने के नाते विश्वविद्यालय में पहला कदम मेरे लिए बहुत ही खास हो जाता है। और इसके साथ जितनी चुनौतियां हैं, हमारे अभिभावक ये बहुत ज्यादा मुझे समझाते हैं कि पहले ही दिन जाकर कॉलेज की हवा न लग जाए तुम्हें, क्योंकि वो मानते हैं कि कॉलेज की हवा में जम्स होते हैं जो बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास एक टेलीफोन कॉल इस समय आ रहा है झारखंड से। राजीव लाइन पर है। जी राजीव जी, जरा अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम धीमा कर लीजिएगा और बातचीत करिए हमसे। राजीव जी बोलिए। राजीव जी आप हैं वहां? शायद उन्होंने लाइन कट कर दी है या दोबारा हमें फोन करेंगे। अभी आप लोगों ने बातचीत की, इस युवती ने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें एडमिशन मिला इन द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, जबकि बहुत से ऐसे हैं जिन्हें नहीं मिलता। आप लोग ये बताइए कि भारत का, हमारे देश का जो दुनिया में अव्वल मुल्क है, हमारे देश का जो हायर एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा है, तीसरा है या 10वां है? सबसे बड़ा, थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, या 10th लार्जेस्ट जो हायर एजुकेशन सिस्टम है? बताइए, हाथ ऊपर करिएगा। अच्छा, ये जरा मैडम को दीजिएगा ना, कुछ कहना चाहती हैं। हाँ, देखिए कितना अच्छा लगा हमें। आप कहती हैं इज इट द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट या 10th लार्जेस्ट? 10th लार्जेस्ट। देखिए हमारे मैडम ने जो कहा वो बिल्कुल गलत है। थर्ड लार्जेस्ट जिन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है, वो पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है हमारा हायर एजुकेशन सिस्टम। अभी कुछ देर बात चल रही थी, किसी ने जिक्र किया अबाउट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी बात हुई। आप लोग क्या ये जानते हैं कि हमारे देश में जो स्कूल्स हैं, कितने प्रतिशत सरकारी स्कूल हैं और कितने प्राइवेट हैं? लेट्स टॉक अबाउट गवर्नमेंट स्कूल्स। 80%, 50% या 30% सरकारी स्कूल है? आप में से कौन बताना चाहता है? ये सामने जो बैठे हैं बड़े खामोश बैठे थे, ये नौजवान अभी तक कुछ कहा नहीं, जरा इनको मौका देते हैं। जी अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम धनंजय चौहान है और मैं खालसा कॉलेज से हूँ। जी बताएं। 30% सर। 30% जो स्कूल्स हैं हमारे देश में वो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट के हैं। जी सर। बहुत खूब। और कोई कुछ बताना चाहता है? वो लड़की ने अपना हाथ ऊपर किया था, जरा उनको माइक्रोफोन दीजिएगा, मैं आपको सही जवाब अभी देता हूं। बताएं आप। आई थिंक 50%। आपने कहा 50%, वेरी गुड। 30%, 50%, 80%। कोई बचा है जो 80% कहना चाहता है? जिन्होंने 80% कहा है ना, उन्होंने सबने सही कहा है। बहुत हम लोग अक्सर सरकार की आलोचना करने में बहुत जल्दी हम ये करते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि हायर एजुकेशन सिस्टम जो हमारे देश का है, स्कूलिंग सिस्टम, उसमें सरकार का, स्टेट का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं दोबारा चौहान साहब से। चौहान साहब, आप केरल राज्य से संबंध रखते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट? वहां पर जो इतनी लेवल ऑफ लिटरेसी हम पहुंच चुके हैं इन द लेट 90s, इन द अपर 90s, इसका कारण क्या है? एक तो ये कि बहुत पहले वहाँ एक जागरूकता आई शिक्षा के लिए, और मेरे ख्याल में आज़ादी के पहले से ही वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रुचि लोगों में शिक्षा के प्रति पैदा हुई। वहाँ जो भी सिस्टम था उसने उसको बढ़ावा दिया, और उसके बाद आज़ादी के बाद जो वहाँ का जो एक सामाजिक और राजनीतिक दौर था केरल के अंदर, जो परिवर्तन आए हैं उसके सोच में, तो उसका भी काफी बहुत ज्यादा भूमिका रही है। क्योंकि शिक्षा केवल किताबी शिक्षा ही नहीं, वहां पर लोगों में जागरूकता पैदा करने की एक जो प्रयास संगठन के तौर पर तमाम तरह से हुए हैं, उसने भी बहुत ज्यादा जागरूकता पैदा की है, और उसने भी शिक्षा को एक मूल्यवत्ता दी है। मूल्य, जो शिक्षा के मूल्य हैं वो वहाँ डिफरेंट किस्म के हैं। उतने ही प्रतिशत साक्षरता वाला कोई प्रदेश शायद उतनी अधिक जागरूकता नहीं रखता है जितना केरल में जागरूकता है। अब एक प्रश्न आप सबसे,
कुछ समय के बाद आपके अपने परिवार होंगे, आपके अपने बच्चे होंगे, क्या आप उनको यूनिवर्सिटी में भेजेंगे? यस सर। हमारे पास एक टेलीफोन और है कटनी से। जी, आप अपना सवाल पूछिएगा, प्रश्न करिएगा हमसे, अपना परिचय दीजिएगा। जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ कटनी से। जी सुमित जी। जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैंने अभी अपनी। सुमित जी, आपकी आवाज कट रही है। जी, मैं सुमित बोल रहा हूँ कटनी से। मैं अभी 12th पास किया है मैंने, और मैं BE करना चाहता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज से। जी हेलो। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। जी, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यदि उसमें कुछ मार्क्स कम रह जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? ड्रॉप लेना चाहिए या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाकर हमको अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए? प्रोफेसर मिश्र, इसका जवाब आप दीजिएगा। कंपेटिटिवनेस की बात हो रही थी, कट ऑफ्स, ये भी एक नया मुद्दा है जो शुरू हुआ है, तो आप क्या राय देंगे इस बच्चे को? कट ऑफ के कारण एक कॉम्पिटिटिवनेस तो बहुत बढ़ गई है, ये सही है, लेकिन अगर हम बच्चे को हमको अपनी रुचि का कोई सब्जेक्ट मिलता है तो भले ही हमारा कट ऑफ कम हो, उस एजुकेशन को उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। आप में से यहां ऐसे कितने हैं जिन्होंने कट ऑफ के कारण अपना कोर्स बदला था? बहुत कम है, बाकी सबको वो कोर्स मिल गए जो वो चाहते थे। अब एक प्रश्न आपके लिए और है। अभी हमने बातचीत की, हमारे देश का यूनिवर्सिटी सिस्टम दुनिया का तीसरा है सबसे बड़ा। क्या आप ये जानते हैं कि हमारे मुल्क में, भारत में, सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? दिल्ली विश्वविद्यालय, कोलकाता विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय? ये सबने बताया नालंदा, और सबने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही पुराना है, बहुत पुराना इतिहास है, बहुत पुरानी परंपरा है हमारे देश में यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में। आखिर में दो विद्यार्थी हैं, दो छात्रा हैं यहां पर जो कुछ कहना चाहती हैं। एक जो कोने में बैठी हैं, आप अपने विचार प्रकट करना चाहती हैं कॉलेज के पहले दिन के बारे में। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे सपने और हमारे चुनौतियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास खुद से होती है, क्योंकि हमारे को स्कूल में सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें जो करना है हमें खुद के लिए करना है। मैं कॉलेज तो पास कर चुकी हूँ, कैंपस लाइफ में हूँ, तो अब मैं जानती हूँ कि जो मेरे को सिखाया कॉलेज के टीचर्स ने, जैसा मार्गदर्शन दिया वो बहुत ही अच्छा था, और मेरे लिए वो बहुत ही बड़ी चुनौती भी थी और मेरा सपना भी बन गया। और आप अध्यापिका जी यहाँ बहुत खामोश बैठी हैं, जरा माइक्रोफोन इधर भेजिएगा, ऐसे नहीं हम आपको जाने देंगे, आपको भी अपने विचार प्रकट करने पड़ेंगे। लीजिए, आप अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा ये जो माहौल है पूरा, फर्स्ट डे इन कॉलेज, आप क्या करती हैं टू मेक द स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल? मेरा नाम डॉक्टर रीता सिन्हा है, मैं कमला नेहरू कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हूँ। और मैंने जो महसूस किया है, पहले दिन जब लड़कियां आती हैं तो थोड़ी डरी भी रहती हैं, थोड़ी सहमी भी रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लड़के बदमाशी करते हैं। ये तो मेरा गर्ल्स कॉलेज है ना, ये गर्ल्स कॉलेज है, विमेंस कॉलेज। जी 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 बिल्कुल। तो लेकिन कुछ लड़कियां हैं जिनके भीतर बहुत सारे सपने रहते हैं, बहुत सारा उल्लास रहता है उनके भीतर, लगता है कि जैसे मैंने दुनिया जीत ली है, और वो चुनौतियां तो बाद में आती हैं उनके सामने। आज जैसे मैं अपना कुछ अनुभव बता रही हूँ आपको कि एक जो भ्रम की स्थिति है आज बच्चों में बनी हुई है बहुत सारी, कि हम कौन से कोर्स लें। जैसे कि 3rd ईयर ऑनर्स में हिंदी में मीडिया लेखन है और प्रयोजन मूलक हिंदी है, तो आज भी बच्चे उस भ्रम की मन स्थिति में दिखाई दे रही थी, और कुछ कह रही थी कि मैं मीडिया रखूंगी, कुछ कह रही थी कि मैं प्रयोजन मूलक हिंदी रखूंगी। मैंने समझाया कि दोनों की क्या विशेषताएं हैं और दोनों के क्या स्कोप हैं हमारे बाद में हमारे करियर में। तो फिर कुछ लोगों ने बदला कि नहीं मैं मीडिया रखूंगी, फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं मीडिया में जो है मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा, देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना पड़ेगा, तो फिर हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, तो मैं प्रयोजन मूलक हिंदी लूंगी। तो इस तरह की जो भ्रमात्मक मन स्थिति है या जो मानसिक विचलन की स्थिति है, इनसे बच्चों को बचना चाहिए, और वो अपने लक्ष्य के निर्धारण में उन्हें पूरी तरह। तो जो आपने सुना, आपकी अध्यापिका ने कहा है कि जो आपके
सामने जो आपने लक्ष्य रखा है सीधा उसकी तरफ बढ़ते जाइएगा और कॉलेज के जो अध्यापक हैं, आज कॉलेज का जो वातावरण है, जो माहौल है, वो आपका समर्थन करेगा ताकि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें। बस इतना बचता है कि आप सबका हम लोग हार्दिक शुक्रिया अदा करें। हमारे साथ रहे हैं प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र, डॉक्टर जसविंदर सिंह, श्री यूकेएस चौहान साहब और प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी। आप सबका और आप सबका भी हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं जो देश विदेश में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जिन्होंने हमें टेलीफोन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग हमें पत्र लिखेंगे, ईमेल भेजेंगे, आपका भी इन एडवांस हम शुक्रिया अदा करते हैं। आप हमारा एड्रेस जरूर नोट कर लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर अभी हम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरी बात, रूम नंबर 619, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, कोपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। और आजकल तो ईमेल का दौर है।